नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर सैफी आरसीवाला। मैं सीनियर कार्डियक सर्जन नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में काम करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आज आपको बाईपास सर्जरी के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊँगा कि बाईपास सर्जरी कब होती है। अगर हम 100 लोगों का एंजियोग्राफी करें तो उसमें से 30% लोगों की एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है। बाकी के 30% होते हैं उनके हल्के से बीमारी होती है हार्ट की नाड़ियों में, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। और बचते हुए 30% जो है उनमें सिंगल एक नाड़ी में बीमारी होती है या 2 नाड़ी में बीमारी होती है, जहां एंजियोप्लास्टी से उनका काम चल सकता है। सिर्फ 10% लोगों में ही बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये एक रफ स्टैटिस्टिक्स है। लोग डरते थे पहले कि एंजियोग्राफी करेंगे तो बाईपास सर्जरी बोल देंगे, और बाईपास सर्जरी से हर कोई डरता था। लेकिन ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी बीमारी जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है तो बगैर सर्जरी से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आजकल के ज़माने में बाईपास सर्जरी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि बाईपास सर्जरी के रिजल्ट्स कैसे हैं। उसके पहले हम चलते हैं कि बाईपास सर्जरी क्या होती है। बाईपास सर्जरी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं, जिसमें हार्ट लंग मशीन नहीं यूज़ होती है, और एक कहते हैं ऑन पंप करोनरी आर्टरी सर्जरी, जिसमें बाईपास सर्जरी की मशीन यूज़ होती है। दोनों के अपने एडवांटेजेस है, अपने डिसएडवांटेजेस है, लेकिन ज़्यादातर 70 से 80% लोगों में बीटिंग हार्ट सर्जरी पॉसिबल है। बाकी के 10 से 20% मरीज़ में पंप की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जिनका हार्ट कमज़ोर हो या जिन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया हो। इसके अलावा बाईपास सर्जरी किन लोगों में करते हैं? जहाँ 3 नाड़ियाँ पूरी के पूरी 3 नाड़ियों में बीमारी हो और वो डिफ्यूज डिजीज़ हो, उन पेशेंट्स में बाईपास सर्जरी की जाती है। यानी इन शॉर्ट, जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और कार्डियोलॉजिस्ट अपने स्टेंट नहीं डाल सकते हैं, इन मरीजों में बाईपास सर्जरी की जाती है। कई लोग पूछते हैं कि स्टेंट अच्छा है या बाईपास सर्जरी अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेंट और बाईपास सर्जरी एक अपने इंडिकेशंस है और अपने हिसाब से करनी होती है, और उसमें कुछ ग्रे एरिया होती है कि जहाँ पे स्टेंटिंग कुछ नाड़ियों में नहीं कर सकते, लेकिन बाईपास सब नाड़ियों में कर सकते हैं। लेकिन नाड़ी अगर बहुत छोटी है तो कई जगह पे बाईपास भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए दोनों चीज़ें अलग अलग है, स्टेंटिंग और बाईपास। अब होता है कि बाईपास कितना सेफ़ है। बाईपास का आज के ज़माने में बाईपास सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जिनका हार्ट नॉर्मल है उनका जो रेट है मॉर्टेलिटी का, यानी जो डेथ रेट है आफ्टर बाईपास सर्जरी, इज़ मच लेस देन 1%। इट इज़ ऑलमोस्ट 0% के पास है, लेकिन ज़ीरो नहीं कह सकते क्योंकि 0% अभी तक हुआ नहीं है। जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर है, जिन्हें हम हाई रिस्क बाईपास सर्जरी कहते हैं, उनका भी रिस्क 5% से ज़्यादा नहीं है। आज के ज़माने में अच्छी दवाइयाँ आ गई है, अच्छे सपोर्ट्स आ गए हैं, जैसे इंट्रायोटिक बलून पंप की सहायता ले सकते हैं बाईपास करने के लिए। अब इसके अलावा और 2 चीज़ें हैं जहाँ बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ पे मेडिसिन और स्टेंटिंग काम नहीं करती। वो एक है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जहाँ पे कि हार्ट का रप्चर हो जाता है। हार्ट अटैक आने से हार्ट फट जाता है। अगर हार्ट बाहर की तरफ फटता है उसे हम रप्चर ऑफ हार्ट कहते हैं, जो इमरजेंसी है और इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। दूसरा है जो अंदर की तरफ फटता है, यानी जो हार्ट लेफ्ट और राइट साइड के बीच में जो पर्दा होता है वो फट जाता है, उसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, और वो दवाई से ठीक नहीं होता, स्टेंट से ठीक नहीं होता, उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। दूसरा जो है वो है माइट्रल रिगर्जिटेशन, यानी अगर वाल्व जो है, माइट्रल वाल्व जो है, अगर वो डैमेज हो गया हार्ट अटैक के समय, तो उस समय कोई दवाई काम नहीं करती, कोई स्टेंट काम नहीं करता। उस समय ऑपरेशन करके वाल्व बदलना पड़ता है बाईपास सर्जरी के साथ। अब हम चलते हैं हार्ट के वाल्व की बीमारियों पर। जो लेफ़्ट साइडेड वाल्व होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे, जैसे कि माइट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व। इसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ से जो बीमारी होती है वो यंगर एज ग्रुप में होती है, यानी कि 20 से 30 साल के बीच के लोगों में होती है। उसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, और वो ज़्यादातर माइट्रल वाल्व डिजीज़ को अफेक्ट करता है। वो माइट्रल वाल्व को अफेक्ट करता है, इसलिए माइट्रल वाल्व डिजीज़ होती है। इसमें 2 तरीके के होते हैं, या तो वाल्व सिकुड़ जाता है या लीकेज होने लगता है। दोनों चीज़ों में अगर वाल्व सिकुड़ा हुआ है
तो हम बलून से भी खोल सकते हैं, लेकिन 30 या 35 साल की उम्र के बाद बलून के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, इसलिए सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसी तरह से अगर वाल में लीक हो तो लीक के वाल तो ठीक नहीं कर सकते हम बलून के द्वारा, लेकिन उसके लिए वाल बदलना ज़रूरी होता है। उसी तरीके एओर्टिक वाल जो होता है वो अगर 60 साल की उम्र के बाहर हो तो वो बुढ़ापे का कारण हो सकता है, जिसमें कैल्शियम जमा हो जाता है एओर्टिक वाल में, और तब हमें एओर्टिक वाल रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, वाल को बदलना पड़ता है। अब वाल्व भी दो तरीके के आते हैं, एक होता है मेटालिक वाल्व कहते हैं और एक बायोप्रोस्थेटिक वाल्व कहते हैं। मेटालिक वाल्व में हम यंगर पेशेंट में यूज़ करते हैं, जो 40 साल की 50 साल की उम्र से कम हो, उनमें हम मेटालिक वाल्व यूज़ करते हैं। लेकिन मेटालिक वाल्व में ये है कि हमें खून पतला करने की गोली लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है और आईएनआर की टेस्ट बार बार करनी पड़ती है। जिन्हें बायोप्रोस्थेटिक वाल्व हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हम 60 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोगों को करते हैं, क्योंकि बायोप्रोस्थेटिक वाल्व में हमें खून पतला करने की दवाई कम देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि उसका हार्ट रेगुलर चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन आम तौर पे नहीं देनी पड़ती है। जो एओर्टिक वाल्व है, जो 70-80 साल की उम्र के बाद होता है बुढ़ापे का, जो एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, उसे आजकल हम टावी से भी ठीक कर सकते हैं, बगैर ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं। एक तार के जरिए वो वाल्व को खोल सकते हैं और वाल्व बदल सकते हैं। ये नई टेक्निक आई है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए अभी अफोर्डेबल नहीं है कॉमन मैन के लिए। तो ये हुई वाल्व की बात। वाल्व में सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखा जाता है वाल्व ऑपरेशन के बाद। एक तो ये है कि उनको इन्फेक्शन से बचाना होता है, इसलिए कई बार प्रोफिलैक्सिकली उनको एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, जैसे कि जब वो दांत निकाल रहे हो या कोई भी सर्जरी ले रहे हो या कभी भी शरीर में इन्फेक्शन होता है तो उन्हें एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, क्योंकि उनके शरीर में वाल्व है जिसे इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। और दूसरा चीज़ है, दांतों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, दांत से ही इन्फेक्शन जाते हैं, इसलिए डेंटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका वाल बदला हो। एक कंसर्न होता है वो औरतों में हार्ट सर्जरी। अब औरतों में हार्ट सर्जरी ज़्यादातर माइट्रल वाल्व की यंगर एज ग्रुप में होती है, या फिर जिनको हार्ट में होल हो जो 20 साल 30 साल के बाद आते हैं, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम बताते हैं कि हार्ट सर्जरी जो औरतों में होती है उसके हम किस तरीके से डील करते हैं। औरतों में प्रॉब्लम स्कार की भी होती है, इसलिए जो फ्रंट में स्कार आता है उसको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं, उसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के द्वारा हम इसे कर सकते हैं, लेकिन हर कोई मरीज़ को हम मिनिमली सर्जरी नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि प्रेगनेंसी में क्या किया जाए। प्रेगनेंसी में ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन का खतरा होता है कि अबॉर्शन होने का, लेकिन आजकल ऐसे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक आया है कि हम ऑपरेशन को पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक प्रेगनेंसी पूरी हो, उसके बाद हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर वाल सिकुड़ा हुआ है तो हम बलून के द्वारा टेम्पररी उनका वाल्व खोल सकते हैं और दवाइयाँ दे के पोस्टपोन कर सकते हैं, और एक बार प्रेगनेंसी पूरी हो जाए उसके बाद हम उनका ऑपरेशन कर सकते हैं। अब बात रही स्कार की। कुछ ऑपरेशंस हम साइड से कर सकते हैं, छाती के बीच की जगह हम साइड से कर सकते हैं, जैसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के द्वारा। जैसे कि एएसडी है, तो अगर वो 20 साल की बच्ची है, 20 साल की उम्र में आते हैं, तो उसे साइड से छाती के बीच में से न करते हुए साइड से हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कर सकते हैं ताकि स्कार नहीं दिखे। इसी तरीके से हम कुछ बाईपास सर्जरी भी साइड से कर सकते हैं, लेकिन वो सिंगल या डबल वेसल डिजीज़ में ही कर सकते हैं। मल्टीपल वेसल डिजीज़ हो या कॉम्प्लिकेटेड केस हो, उसे रेगुलर वे में ही सर्जरी करनी पड़ती है। इसलिए हम प्रेगनेंसी के दौरान तो वो सर्जरी हम अवॉइड ही करते हैं। हो सके उतना हम कैथेटर के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करते हैं या मेडिकल द्वारा उसकी ट्रीटमेंट करते हैं।